यही चैप्टर था ना, बॉर्डर ऑफ इंडिया। चलो समझाते हैं आपको। ओ माय गॉड। ओके है, ठीक है। सर आप सभी को अच्छे से पता हुआ यहाँ पे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और इसे कहा जाता है अरेबियन सी। हिंदी में बोला जाता है इसको अरब सागर। क्या कहा जाता है इसको, अरब सागर। ठीक है। यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्या है यहाँ पर, एक बार मन ही मन में बोल लिया करो कभी तो है, बंगाल की खाड़ी, बात बराबर है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ अगर मैं आपसे बात करूंगा तो हम अपने भारत की सीमा को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक है नॉर्थ पार्ट, यानी कि उत्तर वाला भाग। जो उत्तर वाला भाग है इसको क्या कहा जाता है, उत्तर वाले भाग को कहा जाता है सर लैंड बाउंड्री। इसको कहा जाता है स्थलीय सीमा, और ये होती है 15,200 किलोमीटर। आगे बात समझ में। अगर मैं साउथ वाले पार्ट की बात करूंगा तो साउथ वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है वाटर बाउंड्री। क्या कहा जाता है इसको, वाटर बाउंड्री कहा जाता है। इसको कहा जाता है जलीय सीमा। अब जो ये जलीय सीमा है बाबू, ये किसकी अगर हम बात करेगा आपसे तो क्या बात करेगा, जलीय सीमा कितना है। पहले होता था ये 7516.6 किलोमीटर, लेकिन 2025 की बात है जब इसको रिवाइज किया गया, रीमेजरमेंट किया गया, इसका पुनः मापन किया गया। और जब पुनः मापन किया गया तो ये हो गई है 11,098 किलोमीटर। ठीक है, कितनी हो गई है, 11,098 किलोमीटर हो गई है। बढ़ कैसे गई, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने नापी थी सीधी सीधी, ऐसे ही लिख देता हूं, पहले सीधा सीधा फीता डाल दिया बहुत जल्दी में थे। अब क्या किया है, अब पूरी की पूरी ये वाली नापी है, तो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, तो भी बढ़कर इतनी हो गई है। ठीक है, आगे अगर बात करेंगे तो इसी में अगला पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है। अब क्योंकि साउथ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो ये तीन और किससे घिरा है, ये तीन और घिरा है किससे, तो आपका आंसर होगा, ओ माय गॉड। ओके है, ठीक है। सर आप सभी को अच्छे से पता हुआ यहाँ पे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और इसे कहा जाता है अरेबियन सी। हिंदी में बोला जाता है इसको अरब सागर। क्या कहा जाता है इसको, अरब सागर। ठीक है। यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्या है यहाँ पर, एक बार मनी मन में बोल लिया करो कभी तो है, बंगाल की खाड़ी, बात बराबर है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां अगर मैं आपसे बात करूंगा तो हम अपने भारत की सीमा को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक है नॉर्थ पार्ट, यानी कि उत्तर वाला भाग। जो उत्तर वाला भाग है इसको क्या कहा जाता है, उत्तर वाले भाग को कहा जाता है सर लैंड बाउंड्री। इसको कहा जाता है स्थलीय सीमा, और ये होती है 15,200 किलोमीटर। आगे बात समझ में। अगर मैं साउथ वाले पार्ट की बात करूंगा तो साउथ वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है वाटर बाउंड्री। क्या कहा जाता है इसको, वाटर बाउंड्री कहा जाता है। इसको कहा जाता है जलीय सीमा। अब जो ये जलीय सीमा है बाबू, ये किसकी अगर हम बात करेगा आपसे तो क्या बात करेगा, जलीय सीमा कितना है। पहले होता था ये 7516.6 किलोमीटर, लेकिन 2025 की बात है जब इसको रिवाइज किया गया, रीमेजरमेंट किया गया, इसका पुनः मापन किया गया। और जब पुनः मापन किया गया तो ये हो गई है 11,098 किलोमीटर। ठीक है, कितनी हो गई है, 11,098 किलोमीटर हो गई है। बढ़ कैसे गई, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने नापी थी सीधी सीधी, ऐसे ही लिख देता हूं, पहले सीधा सीधा फीता डाल दिया बहुत जल्दी में थे। अब क्या किया है, अब बॉर्डर ऑफ इंडिया। चलो समझाते हैं आपको। ओ माय गॉड। ओके है, ठीक है। सर आप सभी को अच्छे से पता हुआ यहाँ पे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और इसे कहा जाता है अरेबियन सी। हिंदी में बोला जाता है इसको अरब सागर। क्या कहा जाता है इसको, अरब सागर। ठीक है। यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्या है यहाँ पर, एक बार मनी मन में बोल लिया करो कभी तो है, बंगाल की खाड़ी, बात बराबर है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां अगर मैं आपसे बात करूंगा तो हम अपने भारत की सीमा को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक है नॉर्थ पार्ट, यानी कि उत्तर वाला भाग। जो उत्तर वाला भाग है इसको क्या कहा जाता है, उत्तर वाले भाग को कहा जाता है सर लैंड बाउंड्री। इसको कहा जाता है स्थलीय सीमा, और ये होती है 15,200 किलोमीटर। आगे बात समझ में। अगर मैं साउथ वाले पार्ट की बात करूंगा तो साउथ वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है वाटर बाउंड्री। क्या कहा जाता है इसको, वाटर बाउंड्री कहा जाता है। इसको कहा जाता है जलीय सीमा। अब जो ये जलीय सीमा है बाबू, ये किसकी अगर हम बात करेगा आपसे तो क्या बात करेगा, जलीय सीमा कितना है। पहले होता था ये 7516.6 किलोमीटर, लेकिन 2025 की बात है जब इसको रिवाइज किया गया, रीमेजरमेंट किया गया, इसका पुनः मापन किया गया। और जब पुनः मापन किया गया तो ये हो गई है 11,098 किलोमीटर। ठीक है, कितनी हो गई है, 11,098 किलोमीटर हो गई है। बढ़ कैसे गई, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने नापी थी सीधी सीधी, ऐसे ही लिख देता हूं, पहले सीधा सीधा फीता डाल दिया बहुत जल्दी में थे। अब क्या किया है, अब पूरी की पूरी ये वाली नापी है, तो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, तो भी बढ़कर इतनी हो गई है। ठीक है, आगे अगर बात करेंगे तो इसी में अगला पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है।
अब क्योंकि साउथ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो ये तीन और किससे घिरा है, ये तीन और घिरा है किससे, तो आपका आंसर होगा तीन और जल से घिरा है, तीन और किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। आगे बात समझ में, तीन और जल से घिरा हुआ है ये, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसके लिए स्पेशली एक वर्ड यूज किया जाता है और ये वर्ड है पेनिनसुला, और हिंदी में इसी को कहा जाता है प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है, पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहा जाता है किसको, साउथ इंडिया को। मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं, वेरी गुड, आगे बढ़े चलिए। आगे मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो बात आती है कि जो हमारे इंडिया का बॉर्डर है वो स्टार्ट कहां से होता है, कितनी डिग्री से हमारे इंडिया का जो बॉर्डर है वो स्टार्ट होता है, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहली बात ये वाला जो पॉइंट है ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, और इसका नाम है क्या, तो तब आपका आंसर होगा इसका नाम है इंद्राकुल। एक बार बोलेंगे क्या नाम है, इंद्राकुल। और अगर आपसे कोई ये पूछता है कि अच्छा भैया चलो ये बताओ इंद्राकुल कहां पड़ता है, तो आप उसको तुरंत जवाब देंगे, बोले भाई साहब इंद्राकुल जो है ये पड़ता है लद्दाख में। कहां पड़ता है, लद्दाख में। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा भारत के इस वाले पॉइंट की, तो ये पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, और इस पॉइंट का नाम है किबिथु। इस पॉइंट का नाम क्या है, किबिथु। और ये कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर मैं बात करूंगा यहां गुजरात वाले पॉइंट की, तो ये है सर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है गौर माता। क्या नाम है, गौर माता। और ये कहां पर पड़ता है, गुजरात में। अब बात आती है हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखो अगर मैं आपसे बात करता हूं अपने इंडिया की, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि जो हमारा ये भारत है ये हमारे भारत की मुख्य भूमि है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद हमारा भारत है नहीं है, हमारा भारत और भी है। जो हमारा भारत है, मेरी बात को गौर से सुनना, उस हमारे भारत में ये अंडमान निकोबार भी है। ये यहां पर क्या है, अंडमान निकोबार भी है। तो जो ये अंडमान है, अब यहां पे दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अगर आपसे कहता है साउथ पॉइंट ऑफ मेनलैंड, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, अगर मैं बात करूंगा आपसे मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु की, तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसे क्या कहा जाएगा, तो तब आपका आंसर होगा यहां पर जो पॉइंट है इसे कहा जाता है केप कोमोरिन। क्या कहा जाता है इसको, केप कोमोरिन। आगे बात समझ में, केप कोमोरिन कहा जाता है इसको, और केप कोमोरिन जो है ये कहां पड़ता है, ओहो, ये पड़ता है तमिलनाडु में। आगे अगर मैं बात करूंगा, अगर आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट साउथ पॉइंट ऑफ इंडिया, सीधा सीधा आपसे पूछा जाए भारत का दक्षिणी बिंदु, आपसे अगर ये पूछा जाए कि हमारे भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु जो आपसे पूछेगा तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा सीधा सीधा वो होगा इंदिरा पॉइंट। क्या होगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और जो इंदिरा पॉइंट है कितनी डिग्री पर है, तो तब आपका आंसर होगा जो इंदिरा पॉइंट है, देखो ये तो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे, और इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। नोट करो जल्दी से। अजय कमेंट कर रहे हैं थोड़ा सबर कर लियो, आप अपनी थोड़ा सा जो लैंग्वेज है ना उसको अगर आप ठीक कर लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, है ना। आपकी बात का लोग बुरा नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं लिखा जाता, थोड़ा सबर कर लियो। आपको जो समस्या आप उस बात को ऐसे भी कह सकते थे कि सर थोड़ा स्लो चलो, रुक जाओ, मैं नोट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपकी एज पे था ना तो मेरा भी बिहेवियर यही रहता था। मैं टीचर से अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मेरा जो लहजा होता था वो ये होता था कि अच्छा तो चलो ये बताओ। एक दिन उन्होंने बुलाया, उन्होंने समझाया, बोले कि बात वही होती है, बस हमारा थोड़ा सा वो बिहेवियर अजीब लगता है फिर, और वो बात मुझे समझ में भी आई, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखो। हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ जाए चलो। अब देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूंगा 120 मिलियन वर्ष पहले की, ठीक है, 120 मिलियन वर्ष पहले की अगर मैं बात करूंगा, तो जो हमारा भारत है ना ये किसके साथ जुड़ा हुआ था, अगर आपसे पूछा जाता है तो हमारा भारत जो है वो जुड़ा हुआ था उस टाइम पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ। कैसे, देखो ध्यान से। यहां पर जो कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट का नाम है यूरोप, यहां पर जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम है एशिया, ये जो कॉन्टिनेंट है इसका नाम है अफ्रीका। 120 मिलियन वर्ष पहले की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो जो हमारा भारत था, हमारा भारत यहां जुड़ा हुआ था। बात क्लियर है। अब आप बोलोगे सर हम कैसे मान लेंगे हमारा भारत यहां जुड़ा हुआ था, तो इसके पीछे कारण है क्योंकि विश्व का सबसे पुराना पर्वत ये है। ये कैसा पर्वत है, विश्व का सबसे पुराना पर्वत। एक बार सारे लोग कमेंट में आप लोगों से कुछ पूछना है।
ये कौन सा पर्वत है? विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। एक बार जितने भी स्टूडेंट लाइव होने एक बार कमेंट में आ जाओ। हमारा भारत यहां जुड़ा हुआ था और हमें इसलिए पता चला क्योंकि विश्व का जो सबसे पुराना पर्वत है अरावली, वो हमारे भारत में मौजूद है और इस अरावली के समान चट्टानें यहां देखने को मिलती है। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि भाई एक बात बताओ, ये चट्टानें यहां कैसे आई? और ये चट्टानें एशिया कॉन्टिनेंट के साथ मैच नहीं करती हैं। और भी एविडेंस मिले, उसके बेस पर यह कहा गया कि जो हमारा भारत है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप के साथ जुड़ा हुआ था। आगे बात समझ में? हमारा भारत अफ्रीका महाद्वीप के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, हमारा भारत यहां से टूट करके अलग हुआ और ऊपर की तरफ गति करने लगा। जब हमारा भारत यहां से टूट करके आगे की तरफ बढ़ने लगा तो यहां पर एक रीयूनियन हॉटस्पॉट हुआ करता था। ठीक है, कौन सा हॉटस्पॉट था? रीयूनियन हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब जानते हो? हॉटस्पॉट का मतलब होता है बड़ा ज्वालामुखी। हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? बड़ा ज्वालामुखी। बात समझ में आ रही है? हॉटस्पॉट का मतलब बड़ा ज्वालामुखी होता है। तो जब हमारा भारत टूट कर यहां पहुंचा, बड़ा मजेदार कहानी है ये है हमारा भारत। तो इससे निकलने वाला जो लावा था वो यहां ईस्ट वाले भाग में जमना शुरू हो गया। और याद रखना, लावा का मतलब होता है पिघली हुई धातुएं। तो हमारे भारत में पिघली हुई धातुओं की परत बनती चली गई और जब हमारे भारत में पिघली हुई धातुओं की परत बनती चली गई तो इसी को कहा गया फिर खनिज पेटी। अब आप सोचकर देखो, खनिज पेटी सबसे पहले और ज्यादा खनिज वाली कहां होगी? ईस्ट में होगी, क्योंकि यहां पहले बनी है। तो यही प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि संपूर्ण भारत में सर्वाधिक खनिजों का भंडार किस भाग में देखने को मिलता है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में? आपका आंसर होगा सीधा सीधा पूर्वी भाग में। बात क्लियर है? चलिए जी। इसके बाद जब हमारा इंडिया आगे बढ़ा तो आगे बढ़कर जो हमारा इंडिया था वो जाके टकरा गया कहां? देखो ध्यान से, हमारा इंडिया जाके टकरा गया एशिया कॉन्टिनेंट के साथ। और जब एशिया कॉन्टिनेंट के साथ जाके टकराया तो यहां पर एक पर्वत बना जिसका नाम है हिमालय। क्या नाम है इसका? हिमालय। और हिमालय कैसा पर्वत है? तो तब आपका आंसर होगा हिमालय है विश्व का सबसे नया पर्वत। हिमालय को कैसा पर्वत माना जाता है? विश्व का सबसे नया पर्वत माना जाता है। और क्यों नया माना जाता है? इसके पीछे कारण है। नया इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ रही है। इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। बताइए कैसा लगा? आगे बस समझ में, इसकी जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ रही है। अब यहां से हमें क्या सीखने को मिला? भारत पहले किसके साथ जुड़ा हुआ था? अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। विश्व का सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय। क्यों है नया? क्योंकि ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। हमारे भारत में खनिज पेटी में सबसे ज्यादा खनिज कौन सी दिशा में देखने को मिलते हैं? ईस्ट वाले भाग में देखने को मिलते हैं। अब बताओ, समझ में आया नहीं आया? 4 से 5 पॉइंट हमने समराइज कर लिए। बताना मुझे यह है कि आप किस बात को प्रीफर करना चाहोगे? आपका जो रिवीजन है वो वन लाइनर पॉइंट से ज्यादा बेहतर हो सकता है या फिर थ्योरी से ज्यादा बेहतर हो सकता है? रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं। जैसे चैप्टर रिवाइज करना है आपको, तो चैप्टर को रिवाइज करने के दरमियान आप क्या प्रीफर करना चाहोगे? किस चीज को ज्यादा पकड़ना चाहोगे? वन लाइनर फैक्ट होने चाहिए या फिर पूरा थ्योरी वाला पैराग्राफ? बताइए जल्दी से। ये सारा मैंने जो कुछ लिखा हुआ है वो पीएनजी आपके पास होगा, आप जैसे चाहो वैसे इसके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, पॉइंट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट आपका ये वाला हो जाएगा, दूसरा पॉइंट आपका ये वाला हो जाएगा, तीसरा पॉइंट आपका ये वाला हो जाएगा। बताइए जल्दी से। रिवीजन की बात कर रहा हूं, फैक्ट होने चाहिए। रिवीजन की बात कर रहा हूं, जैसे एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, अच्छे से पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली, फिर जब आप इसको रिवाइज करोगे तो रिवाइज करने के लिए क्या होना चाहिए? अबे बेवकूफ हो गए सारे। मैं ये नहीं कह रहा वन लाइनर पढ़ो, मैं कह रहा हूं रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। क्लास में मैंने कल भी बोला था आपसे कि क्लास में तो हम पूरा कंप्लीट थ्योरी को पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं आज आपकी क्लास एंड होती यूट्यूब पर वन लाइनर फैक्ट कराने वाला हूं, यूपीएसआई को टारगेट करके। एक बार क्लास देखना और बताना बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, यूट्यूब चैनल मेरा है जीके भाई विवेक यादव के नाम से। 7 से 8 क्लास है आज और वही क्लास कल से होगी 3 से 4। एकदम अलग तरीके से कराने की कोशिश की है, तो आप थोड़ा सा उस पर अपना रिव्यू जरूर देना कि वो जो वन लाइनर वाला जो टारगेट है वो कैसा रहेगा। वो प्रैक्टिस के लिए टारगेट है, थ्योरी के लिए नहीं है। मैं फिर से नाम रिपीट कर देता हूं, जीके भाई विवेक यादव। अब देखो, भारत की जो सीमा है वो किस किस कंट्री के साथ कितनी कितनी है उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे पाकिस्तान, और मैं फिर बता दूं एक बार आपको कि वो रिवीजन फॉर्मेट के लिए है। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो कितने किलोमीटर का बॉर्डर है? आपका आंसर होगा, चैनल नेम है जीके वाई विवेक यादव, 3323 किलोमीटर का बॉर्डर है। कौन सी लाइन है पाकिस्तान के साथ हमारी? रेड क्लिफ लाइन है। कब खींची गई थी ये? 1947 में खींची गई थी। आगे बात समझ में है ना? बात क्लियर है यहां तक? कौन कौन सी स्टेट ऐसे हैं जो इसके साथ बॉर्डर साझा करते हैं? सबसे पहले आता है राजस्थान। राजस्थान से राजस्थान क्यों आएगा सबसे पहले? गुजरात, सॉरी। फिर आएगा राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, और लास्ट में कौन सा आता है? लद्दाख आता है। बात क्लियर है यहां तक? लास्ट में क्या आता है? लद्दाख। ये राजू यादव नाम से पागल हो गया, बार बार कमेंट कर रहा है, डीपली पढ़ाओ बेटा। एक बात बता, तुझे अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो ऐसा ही वाला एग्जाम क्यों देना है? और मैं वो चीजें यहां क्यों पढ़ाऊं जो तेरे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी? क्यों भाई? मैंने कल भी बोला था थोड़ा सा टीचर पे ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, नहीं कैसे बात बनेगी? देखो भाई, ये पूरा का पूरा जो भाग आपको दिख रहा है वैसे अगर हम देखेंगे तो ये लद्दाख के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? लद्दाख के अंतर्गत आता है। अब यहाँ एक गंभीर समस्या ये है कि इतना क्षेत्र लद्दाख का और ये वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर का, ये आज इस पर हमारा अधिकार नहीं है। यहाँ पर जो सेना लगी हुई है वो भारत की सेना नहीं है। 1947 की बात है, एक पाकिस्तानी कबाली समूह था जिसने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, और गलती फिर ये हुई कि इस आक्रमण का जवाब देने की बजाय यूएनओ के पास मुद्दा ले जाकर रख दिया गया। और यूएनओ में जब मुद्दा पहुंच जाता है तो वहां कंडीशन है कि फिर आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हो। यूएनओ ने सीज फायर करा दिया, यानी युद्ध विराम करा दिया। आगे बात समझ में? यूएनओ ने क्या किया? युद्ध विराम करा दिया। और जब यूएनओ ने युद्ध विराम करा दिया तो अब कंडीशन ये है कि भारत जो है इस वाले भाग पर डायरेक्टली अटैक करके अधिकार नहीं कर पा रहा है, और इसी क्षेत्र को पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में? इसे किस नाम से जाना जाता है? तो तब आपका आंसर होगा, इसे पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। मैं इसके बारे में आपको एक एक करके पॉइंट वाइज पूरा डिटेल बताता हूं। मैं हेडिंग डाल रहा हूं यहां पे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर,
पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके। ध्यान से सुनना, इस पर यह है क्या एक्चुअल में, मैं डेफिनेशन भी लिखता चलता हूं, देखो ध्यान से। यह है क्या, यह भारतीय क्षेत्र है जिस पर किसने अधिकार कर लिया, जिस पर पाक ने अधिकार कर लिया। अब तो ठीक है, एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ओके। ये भारतीय क्षेत्र है जिस पर किसने अधिकार कर लिया, पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया। कब अधिकार कर लिया, ये 1947 में। अब बात आती है कौन सी लाइन है जो इसको अलग करती है। तो एक लाइन है जिसका नाम है LOC, और इसी को कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, इसे कहा जाता है नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा क्या करती है, इसे भारत से अलग करती है। नियंत्रण रेखा क्या करती है, इसको भारत से अलग करने का काम करती है। यानी कि मेरे साथियों, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को LOC कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाता है इसके कितने भाग हैं, पीओके के 2 भाग हैं, ठीक है ना। इसके कितने भाग हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं इसके 2 भाग, एक काम करते हैं इसको इधर लिखते हैं। इसके कितने भाग हैं, इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं, ऊपर वाला जो भाग है इसे कहा जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, गिलगिट बाल्टिस्तान। नीचे वाला जो भाग है इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आजाद कश्मीर, ठीक है। गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो भाग है, यहां पर एक, आप लोगों ने जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो वहां पर एक नाम आएगा, एक डायनेस्टी आएगी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करेंगे, तो वहां पर एक शासक का नाम आता है जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, है ना, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का शासक था, या फिर संस्थापक भी कह सकते हो आप। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गेम खेल रहा था, एक खेल खेल रहा था, जिस खेल का नाम है पोलो। और पोलो का जब खेल खेलते हैं तो जो प्लेयर होता है वो घोड़े पर बैठा हुआ होता है, और उसके पास एक लंबी स्टिक होती है, उससे वो खेल रहा होता है। उसी खेल को खेलते समय गिर गया, मर गया। आगे बात समझ में। तो याद रखना, वो जो पोलो का गेम होता है, उस गेम का विश्व में सबसे ऊंचा ग्राउंड कहां पर है, तो वो ये गिलगिट बाल्टिस्तान में है। और उस ग्राउंड का नाम क्या है, तो शानदुर मैदान है। मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये है शानदुर मैदान, विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान है, ठीक है। शानदुर मैदान की अगर बात करेंगे तो ये विश्व का सबसे ऊंचा मैदान है। आजाद कश्मीर हमने नाम नहीं रखा है, उन्होंने नाम रखा हुआ है। आगे बात समझ में, हमने नाम नहीं रखा है इसका आजाद कश्मीर। आगे अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो आगे हम देखेंगे यहीं बॉर्डर पे एक ग्लेशियर पड़ता है यहां, आप लोगों ने खूब अच्छे से नाम सुना होगा इस ग्लेशियर का, ठीक है। इस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन। पहले आपको मैं टाइम देता हूं 2-3 मिनट का इसको नोट करने का, फिर इसके बारे में आगे बताता हूं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, पाकिस्तान के साथ हमारा कितना बॉर्डर है, 3323 किलोमीटर का बॉर्डर है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो पाकिस्तान और भारत को अलग करती है। ये स्टेट ऐसे हैं जो भारत के इसके साथ बॉर्डर साझा करते हैं। आगे मैंने बताया पाक अधिकृत कश्मीर का मतलब क्या है, भारत का वो क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया। इसके 2 हिस्से हैं, ऊपर वाले भाग को गिलगिट बाल्टिस्तान कहा जाता है, नीचे वाले को आजाद कश्मीर कहा जाता है। और गिलगिट बाल्टिस्तान में विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान है, और यहां पे एक ग्लेशियर है जिसे कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर। अब बताओ कैसा लगा, बढ़िया, सब कुछ ठीक है। आगे बढ़ जाएं। आगे अब मैं आपको बताता हूं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर की अगर मैं बात करूंगा तो देखो, पहले समझना, ग्लेशियर होगा कहां, ऐसा नहीं हर जगह ग्लेशियर होगा, पहाड़ है तो ग्लेशियर होगा ना। यहां पे होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 4500 मीटर ऊंचाई की जो लाइन होती है, इसको कहा जाता है हिमरेखा, इसको कहा जाता है स्नो लाइन। बात क्लियर यहां तक, इसे स्नो लाइन कहा जाता है। आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, इस स्नो लाइन से ऊपर का जो भाग है, केवल यहीं पर ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, इससे नीचे ग्लेशियर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अब एक बात बताओ, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची जो चोटी है, उसकी हाइट पता है कितना है, उसकी हाइट है 2695 मीटर। और ग्लेशियर कितने से ऊपर होंगे, 4500 मीटर से ऊपर होंगे। तो क्या कभी भी साउथ इंडिया में स्नोफॉल होगा, नहीं होगा। क्या साउथ इंडिया में कोई भी ग्लेशियर है, नहीं है। अब एक बात बताओ, जब ये ग्लेशियर पे बर्फ है, तो जब ये बर्फ पिघलेगी तो यहां से पानी नीचे आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और ग्लेशियर हमेशा कहां पर होंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर होंगे। तो याद रखना, हमारे उत्तर भारत में एक पहाड़ी है जिसका नाम है काराकोरम पहाड़ी, या काराकोरम श्रेणी, ये वाली जो, इसी काराकोरम श्रेणी पर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। और इस सियाचिन ग्लेशियर से जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम है नुब्रा नदी। बोलो क्या नाम है, नुब्रा नदी। यहां तक बात क्लियर है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जो ये सियाचिन ग्लेशियर है, इसके इधर कौन सा कंट्री है, हमारा प्यारा भारत। इधर कौन सा कंट्री है, पाकिस्तान। ये भी कभी हमारे थे, बट इनके अलग इधर उठ रहे थे, अलग हो गए, हो जाओ। और इधर कौन सा कंट्री है, चाइना। यानी कि सियाचिन ग्लेशियर, आप ये सोचो पॉलिटिकली कितनी इंपॉर्टेंट जगह है, जहां 3 देशों का जो बॉर्डर है वो टच हो रहा होता है। तो ये यहां पे तो भाई सेना लगाना, सेफ्टी रखना बन जाएगा। 1984 की बात है, यहां पर हुआ क्या, ध्यान से सुनना। यहां पर कुछ पाकिस्तानी रेंजर्स ने यहां इधर से चढ़ना शुरू किया। तो भारतीय सेना ने कहा कि भाई आप लोग कौन हो, कहां जाना चाहते हो, ठीक है, आप कौन हो, कहां जाना चाहते हो। इन्होंने कहा जी हम जापान से आए हुए टूरिस्ट हैं और हम यहां पर ट्रैकिंग करने के लिए आए हुए हैं, हम यहां ट्रैकिंग करना चाहते हैं। भारतीय सेना ने कहा कि भाई तुम्हारे तो हर घर में से टूरिस्ट निकलता है डेली के डेली, और हमारे हाथ लग जाता है, तो फिर उसको हम उसके साथ हमें गेम खेलना पड़ता है। सेना ने मना किया, नहीं माने, कर दिया काम सेना ने, लगा दिया ठिकाने। ऑपरेशन का नाम रख दिया ऑपरेशन मेघदूत। तो याद रखना, आपसे एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है कि ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है, तो आपका आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर से है। ओके, सियाचिन ग्लेशियर से है। ऑपरेशन मेघदूत
सियाचिन ग्लेशियर से है। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? सियाचिन ग्लेशियर से है। अब बताओ, पाकिस्तान के एक कंट्री मैंने पढ़ाया, वो समझ में आया नहीं आया? ईमानदारी से जल्दी से कमेंट करो। अब हम आगे नया कंट्री पढ़ने वाले हैं, जिस कंट्री का नाम है अफगानिस्तान। अच्छा कंट्री है, भारत के प्रति पॉजिटिव है, यहाँ के लोग इंडियन सिटीजन को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, वीडियो वगैरह में देखा ही होगा। अब बताइए, हम मैप से समझना, एक समस्या फंस रही है, मैप जो पीछे बनाया मैं उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। हटा दो इसको, नो नो नो, नोट्स खराब होंगे आपके। देखो, ये है जी पाकिस्तान, और ये वाला जो भाग है ये है पीओके। ये क्या है? पीओके। और ये है हमारा लद्दाख। कौन सा वाला? ये वाला। इधर हालांकि अक्साई चीन है, उसको छोड़ते हैं, इसकी बात करते हैं। अब पाकिस्तान के जस्ट ऊपर यहां पर जो ये कंट्री बैठा हुआ है, ये वाला, दैट इज कॉल्ड अफगानिस्तान। अब अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान का बॉर्डर, इतना बॉर्डर जो साझा होता है वो गिलगिट बाल्टिस्तान से होता है। लेकिन यार एक बात बताओ, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारी तो है, हमारे इतने हजारों सैनिकों की शहादत उसके पीछे जुड़ी हुई है, तो क्या लगता है आपको हम ऐसे ही जाने देंगे? हैं? अमित शाह जी जो उनका एक भाषण आपने देखा होगा, काफी वायरल हुआ था, कि क्या लगता है पीओके ऐसे ही जाने देंगे? जान दे देंगे उसके लिए, देखा था वो, है ना? राजनीति अपनी जगह, देशभक्ति अपनी जगह, ठीक है। तो ये वही चित्र है भाई। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई आपका घर है, आपके घर के बराबर में एक प्लॉट पड़ा हुआ था आपका, पड़ोसी की नीयत खराब थी, उसने कहा जी मेरा, और फालतू में उसने केस डाल दिया, अब केस कोर्ट में चल रहा है। और जब केस कोर्ट में चल रहा है, वो लोग यूज कर रहे थे, लेकिन आपने अपने पूरे एविडेंस लगाए, हालांकि आज वो लोग यूज कर रहे हैं उस प्लॉट को, लेकिन आपके पास सबसे बड़ी बात कि आप इस बात को कह नहीं सकते कि ये उनका है। इसका तो मतलब फिर हो गया कि डायरेक्टली आपने हार मान ली। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मान लो आपके रिलेटिव आते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? बोलो जी ये हमारा है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, फालतू में उलझ गए हमसे, हमारे पास सारे एविडेंस है, हमारे पास सारे पेपर हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी एक ना हमारी होनी है। आगे बात समझ में? इसलिए हम इस बात को क्लेम करते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर साझा होता है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है, इसका बॉर्डर जो है वो साझा होता है, ठीक है। चलिए, तो अफगानिस्तान के साथ अगर मैं बात करूंगा कितना बॉर्डर साझा होता है हमारे इंडिया का, 106 किलोमीटर। मैं लिखता हूं सीमा किसके साथ साझा करता है? लद्दाख, और लद्दाख में भी गिलगिट क्षेत्र के साथ। सीमा साझा करता है। बात क्लियर यहां तक? गिलगिट क्षेत्र के साथ सीमा साझा करता है। अरविंद चौधरी, मैं आपके जब से क्लास स्टार्ट हुई, मैं आपके कमेंट नोटिस कर रहा हूं, आपको बहुत दिक्कत है। आप क्यों सर, आप क्यों देखते नहीं? मैं पूछ रहा हूं, समझ में आया नहीं? ये वो मेरे दोस्त, सब कुछ अच्छा लगता है। स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो घर वालों की इच्छा की, उनकी घर वालों की जो इच्छाएं होती है उनको पूरा करने के लिए पढ़ते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो पढ़ते हैं। और एक स्टूडेंट वो भी होता है जो रील देख कर आया होता है ना, भाई का ब्रेकअप हो गया, कह रहा भाई तुझे इंतकाम दिखाऊंगा मैं, ठीक है, तेरे सामने मैं दरोगा बन के आऊंगा। तो पहले वाले टाइप पे रहेगा, ज्यादा ठीक रहेगा मेरे दोस्त। दूसरे वाले पे जाके कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये कमेंट करने का जो सेक्शन दिया गया वो इसलिए दिया गया कि आपकी कोई समस्या है तो आप उस बात को बता पाओ। आगे बात समझ में? ये कोई फेसबुक का लाइव चैट थोड़ी चल रहा है कि आप यहाँ कमेंट करोगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसमें लॉस किसका होगा? आपका होगा। और ज्यादा बेहतर होगा कि आपसे जो टीचर पूछ रहा है आप उतना ही कमेंट करें, या क्लास के लास्ट में कमेंट करें। बात समझ रहे हो ना भाई? हमारे ब्रेन के पास लिमिटेड एनर्जी, हम सबके पास, क्योंकि हम सब इंसान हैं। तो उस एनर्जी का प्रयोग या तो आप आगे की चीजों को समझने पे लगा दो, या फिर आप मजे लेने में लगा दो। क्योंकि जिंदगी में अगर मजे ले लिए तो मुझे नहीं कहना चाहिए क्या होगा, क्योंकि आपको समझदार हो। पेशेंस रखो अपने आप पे, ठीक है। अफगानिस्तान की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो अफगानिस्तान जो है लद्दाख गिलगिट क्षेत्र के साथ सीमा साझा करता है। और कितनी सीमा साझा करता है? तो तब आपका आंसर होगा 106 किलोमीटर। और कौन सी लाइन जो है इनके बीच में है, तो ध्यान से सुनना। एक लाइन है जिसका नाम है डूरंड लाइन। ये अलग करती है भारत और अफगानिस्तान को। अब इसके बारे में एक पॉइंट बहुत अच्छे से सुन लेना, आगे मैं जो बताने वाला हूं। फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा मजेदार, जो मुझे भी मोटिवेट करती है। देखो, ये है डूरंड रेखा, सही है। और इसके ऊपर कौन सा कंट्री है? ये है अफगानिस्तान। बात क्लियर है? इसके नीचे जो कंट्री है ना, ये है पाकिस्तान। और यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो पीओके आ जाता है। अब हम तो अपना हिस्सा मानते हैं। एसएससी का जो एग्जाम होता है उन्होंने थोड़े से जज्बात चेंज कर दिए। उन्होंने कहा कि डूरंड रेखा किस किस को अलग करती है? डूरंड रेखा अफगानिस्तान को किस देश से अलग करती है? ऑप्शन में उन्होंने पाकिस्तान भी दिया, ऑप्शन में उन्होंने अफगानिस्तान भी दिया, और करेक्ट आंसर उन्होंने क्या माना? पाकिस्तान माना। तो याद रखना, अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच में लाइन पूछी जाती है तो डूरंड रेखा आंसर होगा। और अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं और पाकिस्तान भी, मतलब ऑप्शन में पाकिस्तान भी दे दिया, तो याद रखना पाकिस्तान ही, ठीक है, आंसर माना जाएगा करेक्ट। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, मैं अभी दो स्टूडेंट को जो समझा रहा था ना, इसलिए समझा रहा था। देखो, मैंने पहले दिन भी बोला था भाई बहन जैसे हो। हम एज ए टीचर अपने जीवन के अपने जीवन के जो अनुभव है वो आपके साथ साझा कर सकते हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप और ऊंचाइयों तक जाएं और आप अपने जीवन में और बेहतर करें। मैं एक बात बताता हूं, वीडियो रिकॉर्ड रहता है, नाम लेना तो ठीक नहीं होगा, खैर उस शख्स का। यूपी में एक बड़े आपके डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छी खासी पर्सनलिटी और नाम है उनका। अगर मैं नाम बोलूंगा तो पहचान भी जाओगे, और खास करके वो एनकाउंटर वगैरह के लिए जाने जाते हैं। तो बातचीत होती रहती है। एक दिन फोन पे बात हुई, बोले और विवेक क्या चल रहा है? तो हम अलग जोन में थे, हमने उनको दो तीन चीजें बता दी कि मैंने ये काम कर दिया, ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। होता है ना कई बार कि अपनी उपलब्धियों को गिनाना, कि मैंने, समझ रहे हो क्या, इकोनॉमिकली गिनाना। उन्होंने मुझसे एक बात बोली, बोले बेटा एक बात हमेशा याद रखना, आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, शाम को सोते टाइम भी उसके बारे में सोचकर सोना, जब सुबह जगो आप तो उसके बारे में सोचकर ही उठना। आपको जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो आप मुझे बता रहे हो ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि गाड़ी लेना, घर लेना, है ना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, घूमने जाना, फैमिली को घुमाना, ये सब एक मोह माया का जाल होता है, और इन सबको आप तब कर पा रहे हो जिस प्रोफेशन में आपने बेहतर किया है। तो माइंड की प्रायोरिटी अपनी हमेशा उस प्रोफेशन की रखना,
आप बहुत आगे जाओगे। मैं कसम खा के कह रहा हूँ यार, मैं इतना इंप्रेस हुआ उनकी इस वाली बात से, तब मुझे महसूस हुआ कि ऐसे नहीं किसी आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भाई ये ऑपरेशन करना है या मिशन करना है और आप एक काम करो, जो भी क्रिमिनल मिल रहा है आप उसको शूट आउट भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली थी। मतलब मुझे इतना वो लगा, पता है हमारी मेंटलिटी क्या होती है, मैं सच बता रहा हूँ, टीचर की मेंटलिटी होती है भाई कि हाँ हम टीचर है तो हमको सब पता है, ये है वो, या हम बड़े मोटिवेटर होता है टीचर के अंदर वाली बात। लेकिन जब उन्होंने मुझे बात बोली ना, सच में मुझे लगा कि भाई बाकी मैं सल्यूट है ऐसी सोच को जो इस बात को कह रहे हैं कि आपका जो प्रोफेशन है, आपकी जो पोस्ट है, आप वहां पर आगे बढ़ने की सोचो। और जब आप वहां सेटिंग माइंड लगाओगे ना, तो बाकी दुनिया तो सारी चलती रहेगी, सारे लोगों की चल रही है, हमारी भी चल रही है। ठीक है, अभी यहाँ तक हो गया पूरा नोट। चलो टाइम भी होता है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल मुलाकात करते हैं। ओके चलो। और कभी डांटे भी आपको तो बुरा मत मानना, समझ रहे हो ना, डांटेंगे भी आपको, समझाएंगे भी। चलिए, मैंने जो बताई क्लास वो वल्नरेबल वाली प्रैक्टिस वाली, अभी मैं करेक्ट 7 बजे उस पर लाइव आने वाला हूँ, एक बार उसको चेक करना, बताना बेनिफिशियल है या नहीं, अगर होगी तो